गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम इन पीवीसी एकेडमी। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास +2 केमिस्ट्री चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, जिसका वीडियो नंबर 11। जिसके अंदर हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आज का टॉपिक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट। अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो वो रेट कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल में होगा। अगर हम किसी केमिकल इक्वेशन के अंदर किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन अप्रोक्सीमेट 2 और 3 टाइम्स इंक्रीज होगी। आफ्टर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय 2 और 3 टाइम्स। मैक्सिमम केस के अंदर हम 2 टाइम्स लेते हैं। तो देखिए, इसमें से एक टर्म निकल के सामने आएगी, टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट जिसका फॉर्मूला रेट कांस्टेंट एट T + 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइड रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस। आप रेट कांस्टेंट को रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन T + 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय रेट ऑफ रिएक्शन एट T डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर एक सम करेंगे। आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 के बराबर, टेम्परेचर कोफिशिएंट 2 के बराबर 20 डिग्री सेल्सियस पर रेट ऑफ रिएक्शन इज x। तो फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन एट 60 डिग्री सेल्सियस। 60 डिग्री पर कितनी रेट ऑफ रिएक्शन होगी? तो आप देखिए, एक तरफ रेट ऑफ रिएक्शन और एक तरफ टेम्परेचर। 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास थी 2 टाइम्स, और 10 डिग्री रेट ऑफ रिएक्शन थी आपके पास x। इसके बाद 10 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन होगी डबल। 10 डिग्री का मतलब अब टेम्परेचर होगा 30 डिग्री सेल्सियस। इसमें 10 फिर प्लस करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी डबल, 4x। इसी टाइप से 50 डिग्री पे रेट ऑफ रिएक्शन होगी 8x। 60 डिग्री सेल्सियस पे रेट ऑफ रिएक्शन होगी 16 टाइम्स। हर 10 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? पहले से डबल। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन एट 60 डिग्री सेल्सियस इज 16 टाइम्स इंक्रीज। इसका जो आंसर आएगा 16x आएगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि टेम्परेचर को बढ़ाने से एग्जैक्ट कितनी टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। 2 और 3 कितने टाइम्स बढ़ेगी, उसकी हम बात करेंगे। तो इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम बात करेंगे हेरहिनियस
इक्वेशन के बारे में, जिसके अंदर K इज इक्वल टू ए ई ए अपॉन आर टी, जिसके अंदर K को हम बोलेंगे रेट कांस्टेंट, A को आप बोलोगे एरहिनियस कांस्टेंट, इसके अलावा आप इसको बोलोगे फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और लास्ट में आप इसको बोल सकते हो प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। इसके बाद ई को आप बोलोगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके बाद ई ए एक्टिवेशन एनर्जी। उसके बाद आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। लास्ट में टी से टेम्परेचर। इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करने के लिए हम बात करेंगे कोलिजन थ्योरी के बारे में। कोलिजन थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग जितने भी रिएक्टेंट होंगे वो सभी 100% प्रोडक्ट में चेंज नहीं होंगे। इसके लिए कंडीशन होगी, कंडीशन नंबर 1 प्रॉपर ओरिएंटेशन। जिस एटम की, जिस मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी वही रिएक्टेंट आपस में मिलकर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास ए, आपके पास बी, अगर इनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी तो तभी ये ए बी की फॉर्मेशन करेंगे। इसका मतलब हेड टू हेड कोलिजन। अगर ऐसा कोलिजन होगा तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। सेकंड, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, इट इज द एक्स्ट्रा एनर्जी दैट आर रिक्वायर्ड टू द रिएक्टेंट टू कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट। आपके पास एक ग्राफ जिसके अंदर एक तरफ पोटेंशियल एनर्जी और एक तरफ रिएक्शन। आपके पास रिएक्टेंट और आपके पास प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के पास अपनी खुद की एनर्जी होगी जिसको हम बोलेंगे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इसके बाद इसी टाइप से प्रोडक्ट की अपनी एनर्जी होगी जिसको हम बोलेंगे ईपी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। जो टोटल एनर्जी होगी उसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ईटी के साथ। इसके बाद जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ई ए। तो ई ए इज इक्वल टू होगा ई टी माइनस ई आर। एक्टिवेशन एनर्जी, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ेगी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी, जिसका जो सिंबल होगा ई ए। तो रिएक्शन के अंदर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, एक केमिकल रिएक्शन के अंदर सभी एटम के पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होती, तो उसमें से काफ़ी एटम के पास, जिसको हम बोलेंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, उनमें से थोड़े से एटम ऐसे होंगे जिनके पास एनर्जी एक्टिवेशन से ज़्यादा होगी।
ग्राफ के द्वारा समझेंगे। तो मान लीजिए एक्टिवेशन एनर्जी इसको बोलेंगे, तो आपके पास इतने एटम्स होंगे, इतने रिएक्टेंट्स होंगे जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी, तो यही एटम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। तो दो कंडीशन होगी, नंबर 1 प्रॉपर ओरिएंटेशन और प्रॉपर एनर्जी। जिनके पास दोनों होंगे वही कंपाउंड, वही एटम्स और वही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू ई की पावर -EA/RT। तो ये वो एटम होंगे जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। तो इनके ऊपर ही रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू द EA/RT। रेट ऑफ रिएक्शन को आप लिखोगे कि रेट कांस्टेंट प्रोपोर्शनल टू -EA/RT। इसको आप रिमूव करोगे तो कांस्टेंट आएगा, जिसको आप क्या बोलोगे, एरहेनियस कांस्टेंट, प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी फैक्टर। इसके बाद टेक नेचुरल लॉग बोथ साइड, तो आपके पास आएगा ln के ln A -EA/RT log A इंटू बी, इसको आप लिखोगे log A प्लस log B। अगर आपको नेचुरल लॉग को चेंज करना हो log 10 के अंदर, तो इसका जो फॉर्मूला था 2.303 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आएगा पहले 2.303 log K, 2.303 log A, log A की पावर B, तो पावर आगे आएगी, और log E को लिखेंगे हम 1। इसके बाद इस नंबर के साथ पूरी इक्वेशन को आप करोगे डिवाइड, तो आपके पास आएगा 2.303 इंटू RT। इस इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे y = mx + c, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसके स्लोप की बात करें तो इसका स्लोप नेगेटिव, तो इसका जो ग्राफ बनेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर बनेगा, और इस टाइप से बनेगा। स्लोप की बात करें EA 2.303R, इसमें जो x होगा 1/t और y होगा log K। इसके साथ ही जो इंटरसेप्ट होगा उसको आप बोलोगे log A, इतने को क्या बोलोगे आप, log A। तो इसके बाद इस कंसेप्ट के ऊपर हम करेंगे न्यूमेरिकल्स टू फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम दिस ग्राफ। तो एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड करने के लिए अभी हमने किया था स्लोप इज इक्वल टू -EA/2.303 इंटू R। स्लोप का मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। इसमें जो थीटा होगा वो होगा एंगल, कितना एंगल होगा वो 120। tan 120 इसकी वैल्यू होगी -√3 इंटू 2.303 इंटू R।
आर को आप पुट करोगे 8.314 इज इक्वल टू ए ई ए। तो इस फॉर्मूले के द्वारा आप इस ग्राफ की एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड कर सकते हो। इसके आगे हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ टू केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर रेट कांस्टेंट K1 और K2 होंगे और टेम्परेचर T1 और T2 होगा। तो इसके अंदर सबसे पहले टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट K1, T2 पे K2। लास्ट में आपने इक्वेशन लिखी थी log K1 इज इक्वल टू log A E A 2.303 R T1। इसी तरह से टेम्परेचर T2 और रेट कांस्टेंट K2 के लिए इक्वेशन होगी log K2 इज इक्वल टू log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 R T2। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को आपस में सबट्रैक्ट करेंगे। सेकंड में से 1 को हम करेंगे सबट्रैक्ट। तो log A से log A कैंसिल आउट, log K2 log K1। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस वाली टर्म को हम लिखेंगे पहले ई ए अपॉन 2.303 R, ये कॉमन आएगा 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। log A माइनस B, जिसको हम क्या लिखते हैं log A अपॉन B इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303, दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस। तो इस तरह से आप इक्वेशन को डिराइव कर सकते हो फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर एंड टू डिफरेंट रेट कांस्टेंट। आज की इस वीडियो के अंदर हमने बात की इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन एंड इसके साथ ही हमने बात की आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।